परेशानियां किसकी जिंदगी में नहीं होती। यकीनन आपकी जिंदगी में भी हजारों परेशानियां होंगी। हर रोज आप सोचते होंगे काश आपकी जिंदगी की एक परेशानी कम हो जाए, और इसके लिए हम समाधान भी करते हैं। हम मेहनत करते हैं ताकि धन की कमी पूरी की जा सके। अपनी सेहत अच्छी करने के लिए हम कसरत करते हैं, लेकिन जिंदगी की कई परेशानियां ऐसी होती हैं जिनसे मुक्ति पाई नहीं जा सकती, यानी कि वो हमारे कंट्रोल में ही नहीं होती। और कई लोगों की जिंदगी में जब ऐसी परेशानियां आती हैं तो वो अजीब अजीब तरीके ढूंढना शुरू कर देते हैं, और ऐसा ही एक सबसे अजीब तरीका होता है बंगाली बाबा के पास जाना। आपने भी अब न्यूज़पेपर में कई आर्टिकल पढ़े होंगे। अब आर्टिकल क्या भाई, इनके इश्तिहार से दिए होते हैं कि बंगाली बाबा आधे घंटे में समाधान कर देंगे, 1 घंटे में समाधान कर देंगे, और कुछ तो कहते हैं भाई 5 मिनट में समाधान कर देंगे। खुद के उनके काम चल नहीं रहे होते, लेकिन वो दूसरों के समाधान 5 मिनट में कर देते हैं। और ऐसे ही लोगों के पास, ऐसे ही तांत्रिकों के पास जब कोई फंस जाता है तो ये तांत्रिक कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं, कैसे वो शक्तियों का इस्तेमाल कर सकते हैं या नहीं कर सकते, आपको इस वीडियो में इसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और इसके बाद जब भी आप न्यूज़पेपर में ऐसे बंगाली तांत्रिकों के इश्तिहार देखोगे तो मेरी कहानी यकीनन याद करोगे। तो अब सीधा कहानी की तरफ बढ़ते हैं। अब ये कहानी है हितेश की, जो कि उत्तर प्रदेश के बरेली शहर के रहने वाले हैं। वो बचपन से ही काफ़ी शांत स्वभाव के थे, यानी कि वो पिता से बहुत ज़्यादा डरा करते थे, इसलिए वो थोड़े थोड़े डरपोक थे और हिम्मत नहीं कर पाते थे चीज़ों को बोलने में और कुछ करने में। कई लोग होते हैं ना कि भीड़ में खड़े होकर भाषण नहीं दे सकते, इसीलिए वो कभी भी स्टेज पर नहीं चढ़ा करते थे, ताकि सामने वाले अगर मजाक बनाएंगे तो उनसे सह नहीं होगा। और धीरे धीरे ये आदत उनकी काफ़ी ज़्यादा परेशान करती जा रही थी। वो दोस्त कम बना पा रहे थे। अब जैसे ही उन्होंने स्कूल की परीक्षाएं दी, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ली, तब उन्हें पता लगा कि कॉलेज में ऐसी सख्ती नहीं होती जो स्कूल में होती है। कॉलेज के बारे में उन्होंने सुना काफ़ी था। अब पिता खेलने भी बाहर नहीं जाने देते थे ताकि वो बिगड़ ना जाए। अब कॉलेज में आपको पता होगा ये उम्र होती है खेलने कूदने की, मस्ती करने की, दोस्तों के साथ खेलना कूदना, घूमने जाना। अब पिता ने थोड़ी सी छूट दे दी थी। पिता ने कहा था कि अब तुम थोड़ा बड़े हो गए हो, अब तुम्हें बाहर निकलना होगा, दोस्त बनाने होंगे, क्योंकि आगे जाकर काम भी तो ढूंढना है। अब तुम्हें थोड़ी सी छूट दी जाती है। अब ये समय था नया नया, क्योंकि उसके पिता को जो जॉब थी उसमें पैसे बनने लगे थे। अब पहले तो उनके पास पैसे कम हुआ करते थे। उनके पिता एक जॉब कर रहे थे जहाँ पर कम पैसे मिलते थे, अब पैसे बढ़ गए थे। अब घर भी बना लिया था उन्होंने, गाड़ी भी ले ली थी। इसके बाद वो थोड़ा खुलने लगा था, लेकिन जो आदतें बचपन से आपकी बनी होती हैं, आसानी से उन आदतों को छोड़ा नहीं जा सकता। अब भी वो डरपोक था, लेकिन कॉलेज में पहले महीने से ही उसको एक लड़की से प्यार हो गया था। उस लड़की का नाम था पायल। अब वो लड़की कॉलेज में उसी क्लास में पढ़ती थी। अब पायल भी हितेश के बैच में ही थी और वो इकट्ठे पढ़ते थे। हितेश 1-2 दिन तो पायल की तरफ देखता रहा, और जैसे जैसे वो उसको देखता रहता, दिल लगी सी उससे हो गई थी। हर रोज अब वो कॉलेज आता ही इसलिए था ताकि वो पायल को देख पाए। अब धीरे धीरे ये आशिकी उसकी बढ़ने लगी। 2 महीने हो गए थे। अब वो खुलना चाहता था, पायल से बात करना चाहता था। 2 महीने तक वो पायल से बात तक नहीं कर पाया। हमेशा से ऐसा था, जब भी वो कुछ लड़कियों के पास जाता तो उसका जैसे दिमाग घूम जाता, वो अजीब अजीब हरकतें करने लगता, उसकी ज़बान कांपने लगती, वो लड़कियों से बात ही नहीं कर पाता था। अब पायल से उसे इश्क हो गया था, और ये इश्क का इजहार उसे करना ही था, वरना शायद पायल उससे दूर हो जाती। 2 महीने उसने कोशिश की, लेकिन जैसे ही पायल के करीब जाता, वो पास वाली सीट कभी कभी खाली भी होती, लेकिन बैठने की हिम्मत ही नहीं। और इस तरह 6 महीने तक निकल गए थे। अब बात ये थी कि 6 महीने तक वो हर रोज पायल को देखता, और पायल को भी एहसास होने लगा था कि एक लड़का है जो हमेशा उसे घूरता रहता है। जैसे ही पायल उस तरफ देखती है, वो चेहरा घुमा लेता है। अब इसके बाद कुछ सहेलियों ने कहा था कि वो तुम्हें पसंद करता है, लेकिन पायल को लगा नहीं, सिर्फ इस तरफ देखता है। अगर पसंद करता तो मुझसे आकर बात कर चुका होता या मेरे पास बैठ चुका होता। इसके बाद अब एक और लड़का था, बलदेव। बलदेव क्लास का सबसे हैंडसम लड़का था। वो जिस भी लड़की को पसंद करता वो मना कर ही नहीं सकती थी, लेकिन उसने पहले 2 गर्लफ्रेंड बनाई थी। अब वो लड़कियां उसे छोड़ गई थी या वो उन्हें छोड़ चुका था, वो बात अलग है, लेकिन अब वो भी पायल पर लाइन मारने लगा था। 6 महीने हो चुके थे हितेश को, वो उसके पास तक न बैठ पाया था, और बलदेव अब पायल के पास बैठने लगा था।
उसने पायल को प्रपोज भी किया था, पायल ने मना कर दिया। तब हितेश को लगा था अच्छा हुआ जो उसने मना कर दिया, अब भी मेरा चांस है, पायल सिर्फ मुझे हाँ करेगी। अब उसने पायल को एहसास तक ना दिलाया था कि वो पायल को पसंद करता है या नहीं। पास आकर ना बैठता, उससे बात तक ना करता, उसने पायल को बुलाया तक नहीं था। कई बार पायल ने हाय किया था जब क्लास में हम आकर बैठते हैं, लेकिन हितेश की जबान ही नहीं खुली। वो बस कांपता कांपता पीछे जाकर बैठ जाता और वहां से पायल को घूरता रहता, उसकी तरफ देखता रहता। वो इतनी खूबसूरत थी कि हितेश देखता देखता बस पूरी क्लास निकाल देता। पास बैठे सब लड़कों को पता था कि हितेश उसे पसंद करता है, लेकिन हितेश बोल ही नहीं पा रहा था। इस तरह 6 महीने निकल चुके थे और जो बलदेव था वो बार बार पायल पर लाइन मारता रहता और धीरे धीरे पायल भी जैसे उसे पसंद करने लगी थी। और ये हितेश समझ ही नहीं पाया। हितेश को पता उस दिन लगा जब पायल बलदेव की बाइक के पीछे बैठकर आ रही थी और उसने बलदेव को इस तरह से पकड़ा हुआ था। अब हितेश ने जब ये सीन देखा तो उसका दिल टूट गया। वो समझ ही नहीं पाया अब करे तो करे क्या। पहले तो उसे लगा कि बलदेव को सबक सिखाना होगा, लेकिन सबक सिखाए कैसे। उसके दोस्तों ने कहा था बलदेव से झगड़ा कर ले कि तू पायल को पसंद करता है। अब हितेश में हिम्मत ही नहीं, लेकिन वो पायल से बात नहीं कर सकता था, बलदेव से बात करने की हिम्मत थी। वो बलदेव के सामने गया और कहने लगा देख पायल को मैं पसंद करता हूँ। इसके बाद बलदेव ने कहा अच्छा तू पसंद करता है तो पहले कहता, देख अब वो मेरी गर्लफ्रेंड है, बीच में मत आना वरना पिटाई बहुत करूँगा। अब किसी तरह हिम्मत करके हितेश ने उससे झगड़ा मोल ले लिया था और बलदेव भी मान नहीं रहा था। जब क्लास खत्म हुई बलदेव ने पायल को बुलाया और कहा देख पायल अब बता इसे, ये तुझे पसंद करता है और तू किसे पसंद करती है। पायल ने कहा मैं तो तुम्हें पसंद करती हूँ। सबके सामने हितेश की बेइज्जती हो गई थी और कांपता कांपता रोता रोता वहां से भाग निकला। अब हितेश कर क्या सकता था, उसकी जिंदगी का प्यार उसके हाथ से छीना जा चुका था। और बलदेव जो नया नया क्लास में ज्वाइन हुआ था उसने अब पायल को भी फंसा लिया था। इसके पहले भी वो 2 लड़कियों को फंसा चुका था, अब पायल भी। अब कुछ समय बाद वो पायल को भी छोड़ देता, लेकिन अगर ना छोड़ता हितेश को समझ में नहीं आ रही थी वो क्या करे। अगर पायल उसकी हो गई तो वो क्या करेगा, वो तो मर ही जाएगा ना। तब वो हर तरह की कोशिश करने लगा। वो पायल की सहेलियों को कुछ पैसे देकर बरगलाना चाहता था कि इनकी जोड़ी तुड़वा दे। वो हर कोशिश करता रहा लेकिन उसकी दाल न गली। इसके बाद हर रोज वो रोता रोता वापस आ जाता। एक दिन तो पायल ने खुद आकर कहा था देखो अगर तुम मुझसे पहले पूछते तो हो सकता है कि मैं तुम्हें पसंद करने लगती, लेकिन अब मैं बलदेव को पसंद करती हूँ और उसी से शादी करूंगी, इसलिए हमारे बीच आने की कोशिश मत करना। मैं प्यार से समझा रही हूँ, इसके बाद मैं गुस्से से भी समझा सकती हूँ, तुम्हारी बेइज्जती करके भी समझा सकती हूँ। ये वो झटका था जो हितेश संभाल नहीं पा रहा था। इसके बाद घर आकर वो 2 दिन तक रोता रहा, कॉलेज नहीं जा रहा था। हितेश के पिता पूछे जा रहे थे आखिर कॉलेज में क्या हुआ, तो हितेश वहाँ पिता से भी झगड़ गया था। आपने मुझे डरपोक बनाए रखा। जिंदगी के कई काम होते हैं जो डर से पूरे नहीं होते, आपने हमेशा डराए रखा। अब कॉलेज में लड़के भी मुझसे झगड़ा मोल लेते हैं, मैं हमेशा डर जाता हूँ, मेरी टांगें कांपने लगती हैं। अब पिता भी क्या कहते। पिता ने कहा कोई बात नहीं, समय समय पर हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन हितेश अभी वो चीज़ चाहता था, जिद थी पायल को पाने की। इसके बाद वो तरीके ढूंढने लगा और तभी अखबार में एक इश्तिहार उसकी नज़र में आया। बंगाली बाबा 5 मिनट में समाधान। टूटा हुआ प्यार, कोई लड़की पसंद नहीं कर रही तो धन की प्रॉब्लम, घर की प्रॉब्लम, हर तरह का समाधान 5 मिनट में। अब वहाँ पर पंजा छपा हुआ था। वहाँ इश्तिहार तो और भी बहुत सारे थे, बंगाली तांत्रिकों के, उड़ीसा के तांत्रिकों के, अफ्रीका के तांत्रिकों के, लेकिन क्योंकि सब सुनने में आता था कि बंगाली तांत्रिक बहुत ताकतवर होते हैं तो वहाँ बड़ा सा पंजा छपा हुआ था। और ये देखकर हितेश को लगा हाँ ये पंजे वाला तांत्रिक ज़्यादा ताकतवर होगा, ये गारंटी दे रहा है कि 5 मिनट में समाधान हो जाएगा। जाकर आता हूँ, हो सकता है 5 ही मिनट में पायल मेरी हो जाए। अब उसके पास यही रास्ता बचा था। इसके बाद वो उस बंगाली तांत्रिक के पास गया। अब ये जो बंगाली तांत्रिक था इसने शहर के बाहर एक किराए की छोटी सी दुकान ली हुई थी। ये बहुत सस्ती सी दुकान थी और शहर के काफ़ी बाहर थी, वहाँ बाजार भी नहीं था, बंद सी वो गलियाँ थी। और वहाँ उस दुकान में पहुँचा हितेश। हितेश को दूर से देखते ही उस बंगाली तांत्रिक ने कह दिया था आ जाओ, यकीनन तुम एक ऐसी मुसीबत में हो जिसका समाधान कोई नहीं कर सकता। देखो मैंने पहले ही बता दिया, बताओ मुसीबत है या नहीं।
अब हितेश ने कहा हाँ। तो उस तांत्रिक ने कहा देखो मैं शक्तियों से पहचान गया तुम एक मुसीबत में हो। हितेश को लगा हाँ शक्तियां तो है, इसे पता लग गया मैं मुसीबत में। उसने ये सोचा तक नहीं जो उसके पास आया है वो मुसीबत के समाधान के लिए ही तो आया है। तब उस बंगाली तांत्रिक ने कहा कि मेरे पास बहुत शक्तियां हैं, हर तरह की मुसीबत का समाधान कर सकता हूं। मैं तो ये तक जान सकता हूं कि तुम्हारी मुसीबत क्या है। घर की मुसीबत है, परिवार की मुसीबत है, प्यार नहीं मिल रहा। जब उसने कहा था प्यार नहीं मिल रहा तब हितेश खुद ही बोल पड़ा था देखिए बाबा जी आपको तो सब पता है, मुझे मेरा प्यार दिला दीजिए, मैं कुछ भी करने को तैयार हूं। तब उस बाबा ने कहा देखो मैंने शक्तियों से पहचान लिया, तुम्हारा प्यार नहीं मिल रहा। कौन सी लड़की है, क्या नाम है, अब तुम भी कुछ बताओगे या सब मैं ही बता दूं? तब हितेश ने खुद ही बकना शुरू कर दिया। पायल कॉलेज में पढ़ती है, मैं बहुत प्यार करता हूं, लेकिन बलदेव ने पायल को मुझसे छीन लिया। मैं पायल को वापस चाहता हूं और आप समाधान कर सकते हैं। तब उस बाबा ने कहा था समाधान, तुम्हें पता तो है 5 मिनट में समाधान कर सकता हूं, कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। पायल तो खुद तुम्हारे प्यार में फंस जाएगी, तुम्हारे प्यार में गिर जाएगी और शादी के लिए तुम्हारे पीछे पड़ जाएगी, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तब हितेश को लगा था कि ये बाबा वो चीज कर सकता है जो कोई और नहीं कर सकता। तब उसने कहा कि जल्दी कीजिए, मैं पायल के बिना रह नहीं सकता, 5 ही तो मिनट है, लगाइए अपने 5 मिनट और कर दीजिए समाधान। तब उस बाबा ने हंसते हंसते कहा था इतनी आसानी से समाधान, अब मैं तो तुम्हारा समाधान कर दूंगा, मेरा समाधान तो करो। परेशानी बड़ी है, इसके लिए ज्यादा मंत्र लगेंगे, तुम्हें पता है कैसी कैसी किताबों से ढूंढना पड़ेगा। वशीकरण के वो तरीके जो किसी और के पास नहीं है वो मेरे पास है। इसके बाद उस बाबा ने कहा था देखो पीछे ढेर सारी किताबें पड़ी हैं, मुझे ढूंढना पड़ेगा, समय लगेगा, और तुम्हारे लिए समय क्यों निकालो, तुम्हें मेरा फायदा करना होगा। 5000 फीस है 5 मिनट के लिए, अब 5 मिनट में पायल तुम्हारी। तब अब हितेश पहले तो घबरा गया, 5000 पैसे तो ज़्यादा हैं, लेकिन अब उसके पास इतने ही पैसे थे, उसको फीस देने के लिए पैसे उसके पिता ने दिए थे। अब वो पैसे ज़्यादा थे, 15-20 हज़ार उसे दिए थे, लेकिन 5000 अगर वो पायल को पाने के लिए इस बाबा को दे देता तो कोई परेशानी वाली बात नहीं थी। तब हितेश ने जेब से 5000 रुपये निकाले और उस बाबा को पकड़ा दिए, और वो बाबा भी मुस्कुराते मुस्कुराते कहने लगा लो हो गया हल, अभी मैं किताबों से ढूंढना शुरू कर देता हूँ। अब पैसे जेब में डालकर उस बाबा ने ढेर सारी किताबें लाकर सामने रख दी। अब उन किताबों को खंगालते खंगालते वो बाबा कहने लगा देखो समाधान तो 5 मिनट में हो जाएगा, लेकिन किस तरह का समाधान चाहिए, तुम्हें खुद पहले एक डिसीजन लेना होगा। मेरे पास तरह तरह के समाधान हैं, एक शक्तिशाली समाधान, एक आसान समाधान। शक्तिशाली समाधान के लिए तुम्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अब ये देखो, ये मेरे पास अफ्रीका काले जादू की एक किताब है, इसे हिंदी में ट्रांसलेट किया गया है। उसमें टूटे फूटे से अक्षरों में कुछ लिखा हुआ था, वो तो हितेश को समझ में नहीं आ रहा था, वो तो बाबा को पता होगा। अब बाबा बताने लगा देखो शमशान घाट में जाना होगा, वहाँ पर जिसकी लाश को आज ही जलाया गया हो उसकी राख को इकट्ठा करना है, और वहाँ पर ऐसा बाबा ने कहा था। और तभी हितेश ने रोक दिया देखो बाबा मैंने पैसे दे दिए हैं, ये वाला काम मैं करने वाला नहीं, देखो इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं होगा, अगर फ़ायदा होगा भी मैं डर कर वहाँ से भाग जाऊँगा, काम अधूरा रह जाएगा, आप कुछ कीजिए। तब उस बाबा ने वो पैसे जेब में रखे थे वो अंदर एक छोटे से बक्से में रख दिए और कहा देखो दिए हुए पैसे मैं वापस नहीं कर सकता, अगर ये समाधान नहीं तो आसान समाधान, लेकिन करना तुम्हें होगा, मैंने किया तो मेरा प्यार वापस आ जाएगा, तुम्हें करना होगा अगर तुम्हारा प्यार तुम्हें वापस लाना है। इससे आसान समाधान करता हूं, अब ये समाधान तुम शायद कर पाओ। ये नारियल है, अब इस नारियल को मैं 3 दिन तक साधना से तैयार करूंगा, इसमें शक्तियां तैयार करूंगा। इसके बाद ये जो नारियल है ये तुम्हें अपने जो प्यार के दुश्मन के माथे पर लगाना होगा। अब हितेश थोड़ा सा हैरान, लेकिन ये काम थोड़ा सा आसान था। इसके बाद बाबा ने कहा कोई लड़का बीच में आया है ना, अब उसके माथे पर ये नारियल लगा देना, इसके बाद वो तुम्हारे रास्ते से खुद ही हट जाएगा। हितेश को लगा काम हो गया, लेकिन उसे लगा 3 दिन क्यों लगेंगे, आप साधना 3 दिन क्यों करेंगे। तब बाबा ने कहा देखो साधना 3 दिन में होगी, जो 5 मिनट कहे हैं वो तब काम में आएंगे जब तुम इसे छुओगे, जैसे ही माथे पर छुआ 5 मिनट में रास्ता साफ। अब ऐसे मत कहो कि यहाँ पर बैठे हो और 5 मिनट में समाधान कर दूंगा,
समाधान 5 मिनट वाला तब शुरू होगा जब सारी साधना हो जाएगी, नारियल छुएगा तब शुरू होगा। अब उस बाबा ने 3 दिन बाद बुलाया था। वो बंगाल से कहीं से आया हुआ था। उसने कहा कि वो विदेश भी जाता रहता है, लेकिन दुकान छोटी सी ली हुई थी, वो भी टूटी हुई, और कपड़े भी उसके गंदे मैले पुराने से लग रहे थे। फिर भी हितेश को लगा कि वो बहुत शक्तिशाली है। तब हितेश इंतज़ार करने लगा 3 दिन का। अब 3 दिन बीत गए। उसके बाद दोबारा वो बाबा के पास गया। अब उस बाबा ने एक नारियल तैयार किया हुआ था। ये सूखा हुआ नारियल था और उसके ऊपर सिंदूर लगाया हुआ था और वहाँ पर उसे एक कपड़े में बांधा हुआ था। तब बाबा ने कहा, देखो, इस नारियल को मैंने लाल कपड़े में बांध रखा है और ये नारियल तुम्हें उस लड़के के माथे को छुआना होगा, लेकिन जोर से छुआना होगा। अब ये सुनकर हितेश को थोड़ी हैरानी हुई थी। उसने कहा, जोर से कैसे? तब उस बाबा ने कहा था, देखो, ऐसे तुम इस नारियल को आसानी से उसके माथे पर छुआ नहीं पाओगे, वो मना करेगा। इस नारियल में ऐसी शक्ति है कि ये उससे दूर जाने की कोशिश करेगा। तुम्हें पकड़कर उसके माथे के करीब लाना होगा। अगर झटके से लेकर आओगे तो आसानी से छुआ सकते हो। इस नारियल में बहुत शक्ति है, ज़्यादा जोर से छुआओगे तो काम और आसान हो जाएगा। तब हितेश बात मान गया और उस बाबा ने कहा, ये काम करते ही 5 मिनट में तुम्हारा प्यार तुम्हारे पास आ जाएगा। अब इसके बाद हितेश उस नारियल को लिए कपड़े में बांधकर अगले दिन सीधा पहुंचा कॉलेज में। अब सामने बलदेव था। बलदेव एक कुर्सी पर बैठा हुआ था और यहाँ हितेश को लगा काम आसानी से किया जा सकता है। अब इस नारियल में एक शक्ति है, ये बलदेव से दूर जाने की कोशिश करेगा। मुझे जल्दी से उसके माथे को छुआना है, कपड़े समेत जल्दी से मारूंगा। इसके बाद अब हितेश गया, उस नारियल को लेकर भागता हुआ गया और बलदेव देख रहा था ये कर क्या रहा है। भागता हुआ गया और उसने उस नारियल को पकड़ा और बलदेव के माथे पर मार दिया। अब इसके बाद बलदेव पीछे गिर गया। अब ये काम तो हो गया था, लेकिन अब वहाँ पर बलदेव के कुछ चमचे भी थे, क्योंकि बलदेव के पास काफ़ी पैसे थे, तो ऐसे पैसे वाले लोगों के पास चमचे तो होते ही हैं। क्लास में पढ़ने वाले और लड़के सब ने पकड़ लिया था अब हितेश को। अब उसके माथे पर एक छोटा सा निशान बन गया था, क्योंकि नारियल बजा काफ़ी ज़ोर से था। इसके बाद अब 3-4 लोगों ने जो पिटाई की है, अब उन्होंने जो पिटाई की हितेश की, हर जगह मुक्के मार मार के निशान बना दी। इसके बाद अब हितेश रो रहा। रो इसलिए रहा क्योंकि उसे दर्द हो रहा था, लेकिन खुशी अंदर इस बात की थी, आखिर उसने काम कर दिया। 5 मिनट में समाधान होना चाहिए। अब जैसे ही उसकी पिटाई करके वो सब लड़के गए, बलदेव वहाँ से चला गया। वो एक कोने में रो रहा था और वहाँ पर पायल आई। पायल छिपते छिपते आई और वो समझाने लगी हितेश को, देखो, बलदेव गुस्से वाला है, तुमने क्या पागलपन किया, क्यों मारा उसके माथे पर? अब तुम्हारे शरीर पर इतनी चोट लगी है, दर्द तो हो रहा होगा। देखो, मुझे बहुत बुरा लग रहा है, मेरे कारण तुम्हें क्या क्या सहना पड़ रहा है। सच में तुम पर बहुत दया आ रही है। मैं इतनी खूबसूरत हूँ, मैं क्या करूँ? कई लड़के मुझ पर मरते हैं, स्कूल में भी मरते थे। मैं जानती थी कि तुम शायद मुझे पसंद करते हो, लेकिन मैं कभी अंदर से असली तरह से जान ही नहीं पाई। देखो, तुम्हें मुझसे दूर जाना होगा। अब मैं बलदेव की हो चुकी हूँ, इसलिए तुम्हारे पास कोई चांस नहीं है। मत लो इस तरह से लड़ाई को मोल मेरे लिए। ये सुनकर अब हितेश बहुत ज़्यादा रो रहा था। पायल वहाँ से जा चुकी थी। जब पायल आ रही थी, उसे लगा था वो प्यार का इजहार करने के लिए आ रही होगी। 5 ही मिनट तो हुए थे, बंगाली बाबा की शक्तियाँ काम कर गई, लेकिन वो दया का भाव दिखाकर वहाँ से जा चुकी थी। अब हितेश रोता रोता पहुंचा सीधा बंगाली बाबा के पास। अब वो बंगाली बाबा को कह रहा, 5 मिनट का समाधान 3 दिन खिंच गया और फिर भी काम नहीं हुआ। वो मेरे पास दया के भाव से आई थी और ये कहने आई थी, हमारे बीच मत आओ। मुझ पर दया आ रही थी उसको। तब उस बंगाली बाबा ने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? शक्तियां तो मैंने पूरी लगाई थी, नारियल में हर तरह का जादू टोना किया था, माथे को छूते ही काम होना चाहिए। देखो, तुम्हारे पास तो आई थी दया के भाव से, तुमसे लड़ने थोड़ा ना आई थी। आधा काम तो हुआ, प्यार तो उसके अंदर जागा, लेकिन प्यार किसी कारण रुक गया। शायद शक्तियों का इस्तेमाल पूरा नहीं हो पाया। अब समझाओ कैसे नारियल सर से छू पाया था? तब हितेश ने कहा, मैंने नारियल को पकड़ा, मैं भागता हुआ गया। आपने कहा था ना ये नारियल दूर जाने की कोशिश करेगा। मैं भागता हुआ उसके सर से टकराया और ये नारियल उसके सर पर बजा। तब उस बंगाली बाबा ने कहा, देखो, यहीं पर मात खा गए। मैंने कपड़े में इसलिए बांधा था ताकि नारियल हाथ से ना पकड़ पाओ, कपड़े से पकड़ना था। अब कपड़े से पकड़कर जैसे ही माथे के करीब लेकर जाते नारियल दूर जाता, तो तुम्हें घुमाकर उसके माथे पर मारना था।
अब उस बाबा ने ये कहा तो हितेश को भी गुस्सा आने लगा। बाबा जी, आप कह रहे हैं कि मैं नारियल को घुमाकर उसके सर पर मारता, इससे उसका सर फट जाता और हमारा रास्ता साफ हो जाता। इसके लिए आपके पास आने की क्या जरूरत थी? वो तो मैं कोई पत्थर उठाकर उसके सर पर मार देता तो भी काम हो जाता। अब वो बाबा कहने लगा, देखो मजाक की बात नहीं है, पत्थर मारते तो ये काम नहीं होता, पुलिस आती, बहुत चक्कर पड़ते, मेरी शक्तियां बहुत ताकतवर हैं। नारियल को घुमाकर सर पर मारा होता तो वो बेहोश हो जाता और काम पूरा होता। इस बार पायल आती प्यार का इजहार करने के लिए, तुम ये काम कर नहीं पाए। मुझे लगता है तुम डरते हो, तुमसे ये काम नहीं होगा, तुम्हें थोड़ा सा मुश्किल काम करना होगा। अब एक समाधान 5 मिनट वाला मैंने दे दिया था, काम नहीं बना, अब अगले समाधान के लिए 5000 और लगेंगे। देखो हर बार मुझे शुरू से काम करना पड़ेगा, मेरा खर्च होगा, मेरा दिमाग लगेगा। अब शक्तियां भी काफ़ी खाना मांगती हैं, मुझे बहुत सारा चिकन खाना पड़ता है शरीर में, तब जाकर शक्ति आती है। तब हितेश को लगा कि इस बार काम होने वाला है। उस बाबा ने तब 2 किलो चिकन मंगवाया था, वहां पर चिकन मंगवाया, अब वो भी हितेश लेकर आया था। 5000 रुपए अलग से ले लिए थे उस बाबा ने और कहा था इस बार तगड़े वाला तरीका ढूंढूंगा। ढेर सारी किताबों में खंगालता रहा, कुछ किताबें अजीब सी भाषा में थी, कुछ उर्दू में थी, कुछ जादू टोने वाली थी, कुछ बंगाली तंत्र विद्या की किताबें। कभी इधर से खंगालता, कभी उधर से खंगालता, पेन से लिखता जाता और वहां पर हितेश बैठा रहा। हितेश चाहता था कि समाधान आज ही हो, इसीलिए हितेश, भले ही उसके शरीर में दर्द हो रहा था, लेकिन समाधान तो वो चाहता था। अब इसके बाद उस बाबा ने कहा, तरीका मिल गया है। देखो मैंने अफ्रीका की तंत्र विद्याओं को ढूंढा, प्राचीन तंत्र विद्याओं को ढूंढा, राक्षसों की तंत्र विद्याओं में ढूंढने की कोशिश की और तरीका घूमकर हिंदू धर्म ग्रंथों में मिला। देखो कितना आसान तरीका है। तुम्हें पता है किसी भी लड़की के माथे में अगर सिंदूर कोई मर्द लगा दी तो वो उसकी पत्नी बन जाती है। सिर्फ नाम के लिए पत्नी नहीं, अंदर भी प्यार जाग जाता है और वो हमेशा के लिए उसकी बन जाती है। अब तुम्हारे लिए एक ऐसा सिंदूर तैयार करना होगा, उस सिंदूर में इतनी शक्ति होगी कि तुम अगर उसके माथे पर लगा आए ना, तुम्हारे पांव में गिर जाएगी और तुम्हें अपना पति मान लेगी, हमेशा के लिए, 7 जन्मों के लिए। अब इस सिंदूर को तैयार करने में 1 घंटा लगेगा, क्योंकि तुमने 5000 दिए हैं, खाने पीने का पूरा इंतजाम किया है, तो मैं अभी काम कर दूंगा। लेकिन सिंदूर माथे पर कैसे लगाना है ये तुम्हें देखना है। मैं तुम्हें 1 मुट्ठी सिंदूर दूंगा। मुझे पता है काम बहुत मुश्किल है, क्योंकि जब भी कोई प्यार जुड़ रहा होता है तो काली शक्तियां बीच में आती हैं, सिंदूर लगाने नहीं देंगी। तभी तो शादी के वक्त पुजारी वहां पर होते हैं ताकि काली शक्तियों को दूर किया जा सके। अब मैं तुम्हें 1 मुट्ठी सिंदूर दूंगा, 1 चुटकी लगा पाए तो आसान हो जाएगा, लेकिन ऐसा काली शक्तियां उन्हें नहीं देंगी। तुम इस सिंदूर को उसके माथे पर मार देना। जैसे ही सिंदूर उसके माथे पर मारोगे, जगह खाली सी ढूंढना, उसके बाद बस वो तुम्हारी। फिर इस सिंदूर को साफ करना और हमेशा के लिए तुम पति पत्नी। अब हितेश बहुत ज्यादा खुश। ये काम थोड़ा आसान था, ये किसी के सर पर नारियल मारने जितना मुश्किल नहीं था, कोई पिटाई नहीं होने वाली थी। और वैसे भी पायल को उस पर दया थी, वो किसी बहाने पायल को बुलाता और ये कर देता और काम आसान। उसने आधे घंटे इंतजार किया। अब उस बाबा ने एक सिंदूर ला दिया। उस सिंदूर में हल्दी भी डाली गई थी, उसमें थोड़ी सी मिर्च भी डाली गई थी। अब उसने सिंदूर बनाया था शक्तिशाली, और भी मसाले इसमें डालकर शक्तियां गूंद डाली थी। अब इस सिंदूर को उसने एक लिफाफे में डालकर दे दिया हितेश को। अब हितेश को ये सिंदूर पायल के माथे तक पहुंचाना था, छुआना था। अगर छू भी गया बस वो उसकी हो जाएगी, ये बाबा ने कहा था। और बाबा ने कहा 5 मिनट में समाधान, 5 मिनट में हो जाएगा। अब हितेश ने वो लिफाफा पकड़ा। अब उसे लिफाफे को लेकर सीधा पहुंचा कॉलेज में। अब लिफाफा उसने जेब में डाला हुआ, अब जेब फूली हुई, बार बार वो लिफाफे को निकालता और एक बैग में डाल लेता। अब बलदेव बैठा सामने शक की निगाह से देख रहा था। उसे शक इसलिए था, पहले भी ये एक बार नारियल लेके आया, नारियल मार के चला गया। अब दोबारा ये कोई चीज़ लेकर ना आया हो जो मारने के लिए करीब पहुंचा। अब बलदेव को शक था, लेकिन अब यहाँ पर हितेश को करना कुछ और था। हितेश को पायल को फंसाना था। इसलिए हितेश ने एक लड़की से कहा कि मैं पायल से मिलना चाहता हूँ अकेले में, ये आखिरी बार होगा। इसके बाद वो कभी पायल को परेशान नहीं करेगा, वो कभी कॉलेज में सामने तक नहीं आएगा। बस एक बार बात सुन ले, बस अकेले में बात सुननी है, वो परेशान नहीं करेगा। ये बात उस लड़की ने पायल तक पहुंचाई। बलदेव तक ये बात नहीं पहुंची और पायल छिपते छिपाते कॉलेज के पीछे पहुंच आई। वहां पर बलदेव था, पहली बार पायल से अकेले में बात कर रहा था।
अब उसकी टांगें कांप रही थी, घबरा रहा था। लेकिन उस बाबा ने कहा था, एक बार हिम्मत कर लेना, जिंदगी में एक बार हिम्मत कर लेना, प्यार का इजहार सिंदूर को लगा कर देना, वो तुम्हारी हो जाएगी। अब यहाँ पर हितेश उस सिंदूर को लिए उसके पास, वो सिंदूर बैग में डाला हुआ था ताकि पता ना लग जाए, काली शक्तियां आसपास होंगी, ये बाबा ने कहा था। अब जैसे ही पायल सामने आकर बात करने लगी, पायल पूछ रही थी, आखिर अब मुझसे मिलना क्यों चाहती हो? एक बात जो करनी है वो क्या करना चाहती हो? अब हितेश ने पहले तो बात करनी शुरू कर दी। देखो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं बोल ही नहीं पा रहा था, अब भी मेरी जबान कांप रही है। देखो, मेरी टांगें कांप रही है। मेरे सामने से चली मत जाना। देखो, मैं बड़ी मुश्किल से प्यार का इजहार कर रहा हूँ। एक ही बार है, इसके बाद मैं तुम्हें परेशान कभी नहीं करूँगा। अब पायल चुपचाप बात सुन रही थी, वो मजाक भी नहीं बना रही थी। बड़ी हिम्मत से हितेश ने प्यार का इजहार किया था। अब बातें करने लगा, उसके बाद कहने लगा, मैं तुम्हें एक चीज़ देना चाहता हूँ, वो चीज़ देने के बाद मैं कभी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगा। तब पायल कहने लगी, ठीक है, क्या देना चाहते हो? अब इसके बाद हितेश ने बैग में हाथ डाला। पायल देख रही थी आखिर वो कर क्या रहा है, वो कोई सामान बैग से निकालना चाहता होगा। अब हितेश ने बैग में हाथ डाला, वो लिफाफे में सिंदूर था, उसने जल्दी से वो सिंदूर निकाला और वो सिंदूर मार दिया माथे पर पायल के। यही तरीका था जो उस बंगाली बाबा ने बताया था। माथे को छू गया वो सिंदूर तो रास्ता साफ हो जाएगा, प्यार में डूब जाएगी। लेकिन उस सिंदूर में क्या क्या डाला हुआ था, कौन कौन से मसाले डाले थे उस बंगाली बाबा ने कि माथे को छू गया था सिंदूर, लेकिन आंखों में भी पड़ गया था। अब आंखों में इतना ज़्यादा पड़ गया था कि पायल चीखने चिल्लाने लगी थी, मिर्च लगने लगी थी उसकी आंखों में। वो भागती हुई गई, बड़ी मुश्किल से आंखें खोल पा रही थी। पहले तो पूरे मुंह पर उसके वो सिंदूर डाल दिया था जिसमें मिर्ची भी थी, हल्दी भी थी, अब माथे पर मार दिया था उसके बाद वो भागती हुई कॉलेज में गई और वो कहने लगी, मेरी आंखों में हितेश ने देखो क्या डाल दिया है, मिर्ची डाल दी है, सिंदूर। अब उसे ये लग नहीं रहा था कि ये सिंदूर है, क्योंकि उसकी आंखें जल रही थी। उसने कहा कि मेरे आंखों में इसने मिर्ची डाल दी है। अब वहाँ लड़कियों ने आंखों में पानी डाला, बड़ी मुश्किल से उसकी आंखें साफ की, उसके मुंह से वो सिंदूर साफ किया जिसे वो मिर्ची समझ रही थी, हल्दी समझ रहे थे। इसके बाद वहाँ फिर से बलदेव आया था और हितेश को फिर से भागने नहीं दिया था। वो कॉलेज के पीछे से भागना चाहता था और बलदेव के जो जितने भी दोस्त थे उन्होंने वहाँ पकड़ लिया और फिर से उसकी पिटाई की। इस बार पहले से ज़्यादा की, उसके शरीर पर नीले नीले निशान बना दिए। इसके बाद फिर से हितेश रोता रोता बंगाली बाबा के पास। अब वो रोता हुआ बंगाली बाबा को कह रहा, क्यों फंसाया मुझे? मैंने मारा माथे पर, जैसा आपने कहा था, मुट्ठी भर के मारा, लेकिन इसमें क्या क्या डाला था? वो कह रही थी कि मेरी आंखें जल रही हैं। उसकी आंखें जली और मेरी पिटाई की बलदेव के दोस्तों ने। बलदेव ने बहुत पीटा, काम तो बना नहीं 5 मिनट में। इसके बाद वो बंगाली बाबा किताबों में ढूंढ कर कहने लगा, काम तो बनना चाहिए था, सिंदूर में वो शक्ति थी, वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है, लेकिन तुमने बताया नहीं तुम्हारी कुंडली में कोई दोष है। अब इसके बाद हितेश की कुंडली मंगवाई उसने और कहा, देखो परेशानी तुम्हारी कुंडली में है, तुम्हारी कुंडली में साफ साफ लिखा हुआ है। मैंने देखो हिंदू धर्म की किताबें भी पढ़ी हैं, लेकिन उसमें समाधान सही वाला नहीं है। मैं जो समाधान लेकर आया हूँ वो बंगाली तंत्र विद्या का समाधान लेकर आया हूँ। देखो, प्राचीन बहुत पुराना अफ्रीकी तंत्र विद्या का इस्तेमाल करके मैंने तुम्हारी कुंडली से ढूंढा है कि तुम्हारे शरीर में दोष है, इसीलिए तुम्हारी पहली पत्नी हमेशा तुमसे दूर रहेगी। तुम्हें ऐसा करना होगा कि पहली पत्नी को करीब लाने के लिए तुम्हें काली शक्तियों का इस्तेमाल करना होगा। मैंने काम सही किया, अब वो तुम्हारी पत्नी बन चुकी है। तुम उसके बारे में अब सोचना छोड़ना मत, वो तुम्हारी पत्नी है, लेकिन अपनी पत्नी को पाने के लिए भी एक तरीका अपनाना होगा, क्योंकि मैंने अपना काम कर दिया, 5 मिनट में तुम्हारी पत्नी। अब मेरी बातों पर यकीन करो, लेकिन अड़चनें तुम्हारी कुंडली में है। अब कुंडली की अड़चनों को दूर करने के लिए मुश्किल रास्ता है, तुम ये काम कर पाए हो, अब इस सबसे मुश्किल काम को छोड़ना मत। अब हितेश रोता रोता कहने लगा, देखिए मैं कॉलेज दोबारा नहीं जाने वाला, मैं किसी के माथे पर नारियल या सिंदूर नहीं मारने वाला, कुछ और बताइए। तो उस बाबा ने कहा, ये काम मुश्किल है लेकिन कॉलेज नहीं जाना होगा। हितेश ने कहा, मैं करने को तैयार हूँ। तब उस बंगाली बाबा ने कहा, रात के वक्त अपने कपड़े उतार कर कुछ भी शरीर पर पहने मत रहना, उसके बाद तुम्हें कुछ नींबू दूंगा, कुछ और चीज़ें दूंगा। शमशान घाट के पास जो चौराहा है वहाँ बिल्कुल उस चौराहे के बीच में रखना है और रात के 12 बजे नींबू मिर्च वो सामान चौराहे के बीच रखना है और वहाँ पर
तुम्हें बैठ जाना है और मंत्र पढ़ने हैं जो अफ्रीका के खास मंत्र हैं वहाँ पर पढ़े जाते हैं उस भाषा के। तुम्हें मैं हिंदी में लिख दूंगा, वो बोलते जाना है। इसके बाद तुम्हें आधा घंटा वहाँ पर बैठना है बिना कपड़ों के। अब 12 बजे रात को कोई सड़क पर नहीं आता होगा, इसलिए तुम्हारा काम हो जाएगा। अब ये आखिरी काम है, शमशान घाट में तुम पहले पहुंचना, वहाँ की मिट्टी लेना और हर चीज़ को लेकर चौराहे पर, पास का चौराहा मिल जाएगा तुम्हें, काम बन जाएगा तुम्हारा। इसके बाद अब हितेश कर क्या सकता था? 5,000 और दिए उसने। अब 5,000 के साथ 2,000 अलग से लिए उसने, क्योंकि ये रास्ता सबसे ज़्यादा मुश्किल था। अब उसने कहा था इसके बाद कोई और काम की ज़रूरत नहीं होगी। हो ही नहीं सकता कि पायल तुम्हारे पास भागती हुई ना आए। 2 दिन बाद मेरे पास आना। अगर इस बार काम ना बना, पूरे के पूरे पैसे वापस दूंगा। और तुमसे मैंने 17,000 रुपये लिए हैं, मैं तुम्हें 50,000 दूंगा। अगर इस बार काम ना बना, गारंटी मेरी, 50,000 दूंगा। तब हितेश को लगा अब बाबा की शक्तियां काम आ रही हैं, अब बाबा जरूर शक्तिशाली तरीके से काम बनाएंगे। हितेश पहुंच गया रात के 12 बजे शमशान घाट। मिट्टी निकाली उसने डरते डरते। वहां से आवाजें आ रही थी, भूतों की आवाजें, कभी किसी की आवाजें, लेकिन उसने मिट्टी निकाली। वो अब डर नहीं रहा था भूतों से, अब उसे पायल चाहिए थी। वो सोच रहा था पायल उसकी पत्नी है। अब इसके बाद हितेश ने मिट्टी ली, वो गेट को टाप कर बाहर सड़क पर आया और वहां पर मिट्टी लेकर एक चौराहे में पहुंचने लगा। अब उसने कपड़े अभी उतारे नहीं थे। इसके बाद चौराहे के पास पहुंचते उसने सारे कपड़े उतार दिए। पूरा नंगा होकर वो चौराहे में बैठ गया। अब नींबू मिर्च लगाने लगा, कागज के वो मंत्र पढ़ने लगा। लेकिन उसे ये पता नहीं था, ये जो चौराहा है रात के 12 बजे ये चलता है। अब ये जो बरेली शहर है ये इतना छोटा शहर नहीं है। अब शमशान घाट के जिस चौराहे के पास ये बैठा था ये चलने वाला चौराहा था। इसके बाद वहां जब वो मंत्रों का जाप कुछ कर रहा, पीछे से 1-2 बाइक लेकर कुछ लोग निकले। अब वो गालियां निकाल रहे, लेकिन अब हितेश को लगा काम तो करना ही होगा, कोई बात नहीं। अब निकल गए, आखिरी होंगे, आगे जाने वाले और नहीं। लेकिन इसके बाद जैसे जैसे वो मंत्र पढ़ रहा था बिना कपड़ों के, वहां से कुछ औरतें चलकर घर की तरफ जा रही थी। अब उन्होंने हितेश को देखा इस तरह से नंगा, बिल्कुल चौराहे के बीच बैठा हुआ है। वो भी निकल गए। अब शर्मिंदा हितेश अब भी मंत्र पढ़े जा रहा। उसे लगा शायद शक्तियों के कारण मैं बच रहा हूँ। लेकिन वो औरतें आगे जाकर अपने पतियों को लेकर आई, अपने भाइयों को, पतियों को, बेटों को जब वो लेकर आई, तब वहां हितेश नंगा था और वो लाठियों की बारिश उसके नंगे शरीर पर हो रही थी। उसके शरीर पर लाठियां छोड़ छोड़ के मार रहे थे और उसने कपड़े तक ना उठाए। इस तरह से मारा गया उसे, भगा भगा कर। वो बड़ी मुश्किल से शमशान घाट के गेट को इस तरह फांद पाया, दूसरी तरफ पहुंच पाया और वहां भी गेट खोलकर वो लोग उसके पीछे दीवारें फांदता हुआ, कभी किसी के घर की दीवार फांद कर वहां पहुंचता, वहां चोर चोर हर तरफ फैल जाता। और इस तरह उस पूरे जो कॉलोनी है वहां पर दहशत हो गई थी कि कोई नंगा लड़का रात को यहाँ लड़कियों को छेड़ने के लिए घरों की दीवारों को फांद रहा है, चौराहों में बैठा हुआ है लड़कियों को छेड़ने के लिए। जहां जहां पकड़ा गया वहां वहां मारा गया। लेकिन शरीर नंगा था, इसलिए पसीने के कारण वो फिसलता और वहां से भाग जाता। अगर किसी के हाथ आ गया होता हितेश तो यकीनन पुलिस के हवाले कर दिया जाता। लेकिन पिटाई भी उसकी बहुत हुई थी। बड़ी मुश्किल से बिना कपड़ों के वहां से निकला था। किसी डस्टबिन से उसने कुछ जालियां पकड़ी थी, उससे अपना शरीर ढांका था। जो लिफाफे मिले थे उससे खुद को ढांका, आप समझ सकते हैं, नीचे ऊपर ढांका और बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। आधी रात को घर पहुंचा था, वो भी नंगा। अब उसके पिता ने जो पिटाई की वो अलग से, और पिता ने पूछा क्या किया तुमने, सच सच बताओ, बिगड़े तो नहीं हो, किसी लड़की के चक्कर में पिटाई खाकर तो नहीं आए। अब वो क्या बताता, लड़की के चक्कर में नंगा नहीं हुआ था, बंगाली तांत्रिक के चक्कर में नंगा हुआ था। अब इसके बाद उसके दिमाग में आ गया था यहाँ क्या क्या हुआ। कुछ भी वो नहीं हुआ जो बंगाली तांत्रिक ने कहा था। अगले दिन वो कॉलेज गया था और जैसे ही वो कॉलेज गया वहाँ पर बलदेव बहुत ज़्यादा गुस्से में और उसके आसपास उसके दोस्त घूमते रहे। उन्हें लगता रहा ये पागल है, कुछ भी कर सकता है, ये नारियल मार सकता है, सिंदूर आंखों में डाल सकता है, यानी कि मिर्ची आंखों में डाल सकता है, ये पागल कुछ भी कर सकता है। और कई दोस्त तो डरने लगे थे। अब ज़्यादातर लड़कियां भी हितेश से डरने लगी थी कि ये पागल आशिक है, किस तरह पीछे पड़ जाता है, कुछ भी कर सकता है। बलदेव भी कुछ घबरा रहा था, इतना पीटा है फिर से आ गया।
अब फिर से कुछ भी कर सकता है। और उन्होंने जो पीटा था उसके निशान पीठ पर थे, गर्दन पर थे। अब नए निशान जो लाठियों के डंडों के पड़े हुए थे वो सर पर भी बने हुए थे, मुंह पर निशान बने हुए थे, बाजू पर बने हुए थे। बलदेव भी घबरा रहा था। ये पागल है, ये लड़ता होगा किसी न किसी से। ये लड़ाकू लगता है जो छिप कर रहता है, लेकिन जब बाहर आता है तो बहुत लड़ता है। बलदेव खुद डरने लगा था कि ये मुझे भी मार सकता है। अब उसके करीब तो रहते लेकिन उससे बचते रहते। अब पायल भी उससे छिपने लगी थी, सर झुकाकर वहां से निकल जाती। ये तो शुक्र था किसी को पता नहीं चला। जो उस कॉलोनी, जो कि शमशान घाट के पास की कॉलोनी थी, वहां नंगा घूमने वाला लड़का भी हितेश था। ये पता कॉलेज में लग जाता ना तो भयानक बेइज्जती होती, लेकिन वो इस बेइज्जती से बच गया। इसके बाद वो अगले ही दिन जैसे ही कॉलेज से वापस आया, सीधा बंगाली तांत्रिक के उसी दुकान पर पहुंच गया। उसके पास एक हॉकी थी जो उसके पिता की थी। वो हॉकी लेकर वहां दुकान पर पहुंचा। उसका शटर बंद। अब वहां बंगाली तांत्रिक था ही नहीं। उसने पूछा, उस दुकान के मालिक के पास गया, वहां पूछा बंगाली तांत्रिक कहाँ है। उसने कहा बंगाली तांत्रिक तो यहाँ से जा चुका है। कल ही उसने कहा कि अगले महीने का वो किराया नहीं देगा। सारा सामान समेटा, उसने ताला लगाया और चाबी देकर खिसक गया। उसने कहा कि उसको कुछ पैसे मिले हैं और वो अपने घर जा रहा है, अपना घर बनाने के लिए। अब ये सुनते ही हितेश आधा हंस रहा, आधा रो रहा। अब रो इसलिए रहा क्योंकि उसके 15,000 17,000 जा चुके थे। उसके कॉलेज में बेइज्जती हो चुकी थी, घर में बेइज्जती हो चुकी थी। अब नंगा होकर सड़कों पर पिटाई खा चुका था, कुछ भी नहीं बचा था। और हंस इसलिए रहा था कि जो उसने बेवकूफ़ी में किया था उसे लगा था इससे समाधान होगा। वो बंगाली तांत्रिक इन 17,000 को लेकर अपने गांव चला गया था, अपने टूटे फूटे घर को सही करने के लिए। यानी कि उस बंगाली तांत्रिक के पास खुद पैसे कमाने के कोई तरीके नहीं थे। वो तो खुद ठग कर पैसे कमा रहा था और ये वो मुर्गा मिला था जिससे वो 17,000 ठग पाया था कुछ ही दिनों में। अब इस बात पर हितेश खुद पर हंस रहा था और ये उसके जीवन का एक सबक था कि बंगाली तांत्रिकों के चक्कर में फंसने के बाद क्या क्या होता है, किस हद तक हो सकता है। और वो 5 मिनट का गारंटी वाला समाधान ये होता है। अब आप बताइए, आपकी जिंदगी में परेशानियां हैं, आपकी जिंदगी में भी कई परेशानियां होंगी। हो सकता है आपका प्यार आपको नहीं मिला हो सकता है आपके पास पैसे ना हो। तो बताइए कि आपको 5 मिनट का समाधान चाहिए। मैं आपको एक ऐसे बंगाली तांत्रिक के बारे में बताऊंगा जो बिल्कुल कहानी की तरह 5 मिनट में हर समस्या का समाधान कर देगा। ये आप पर है, क्या आप इस तरह का समाधान करवाना चाहते हैं? जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बंगाली बाबाओं से डरते रहें। एक कपड़े में बांधा हुआ था। तब बाबा ने कहा, देखो इस नारियल को तुम इस सिंदूर को उसके माथे पर मार देना। जैसे ही तुम माथे अब सामने बैठा बलदेव शक की निगाह से देख रहा था कि कल ये नारियल लेके आया है और मेरे सर पर नारियल मारा है, आज फिर से उसने एक हाथ सीधा बैग में डाला, वो सिंदूर की मुट्ठी भरी और सीधा माथे पर मारा। उसके बाद उसने लिफाफे में हाथ डाला और वो सिंदूर हाथ में पकड़ा और उसके बाद सीधा मुंह पर मारा।